वो सिंगल अकेले रहते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे। डबल है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है एक सिग्मा दो पाई। ये बोला जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, है ना, मतलब लेस स्टेबल होते हैं, मतलब लेस स्टेबल होते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, या अगर किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड की रिएक्टिविटी के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड की रिएक्टिविटी के लिए, मतलब वो रिएक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं, रिएक्टिविटी कम भी कर सकते हैं। यही, और इन्हीं को हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, ये जो फैक्टर्स है जो कंपाउंड मतलब रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बढ़ा दे रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं, इन्हीं हम सबको जो इलेक्ट्रॉन्स के जो इफेक्ट है इन्हीं को हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्लियर है? अब हम कैसे स्टडी करें इसको, देखो आप सामने। जनरली हम बोलते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्डिंग होती है ना, ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी? लोकलाइज बॉन्डिंग और डीलोकलाइज बॉन्डिंग। व्हाट इज लोकलाइज बॉन्डिंग? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनकी पोजीशन दो एटम के बीच में, मैंने ये नहीं बोला एकदम सेंटर पे, मैंने बोला दो एटम के बीच में है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो दो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में कितना डिफरेंस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दो एटम के बीच में है ना, तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हो लोकलाइज बॉन्डिंग। क्या नाम देते हो आप? लोकलाइज बॉन्डिंग नाम देते हो। इस तरह की बॉन्डिंग को क्या नाम देते हो आप? लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन दो एटम के बीच में क्या होती है? फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन दो एटम के बीच में फिक्स होती है। दूसरे तरह की जो बॉन्डिंग होती है डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन आइदर सिग्मा और पाई की पोजीशन दो एटम के बीच में फिक्स ना होके फैली हुई होती है, डीलोकलाइज्ड हुई होती है। इसलिए नाम क्या देते हो? डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग होती है दो तरह की होती है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग में जनरली कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो जो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, उससे जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है उसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और जो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग है, जो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग से जो कॉन्सेप्ट निकलता है उसको हम दो हेडिंग में पढ़ते हैं। अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो नाम देते हैं हम रेजोनेंस का, और अगर इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो हम इसको नाम देते हैं हाइपर कंजुगेशन का, है ना। ऐसे पढ़ते हैं, देख लो आप। ठीक है, तो कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम चैप्टर में आगे की तरफ जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट सेटिंग क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? जी हाँ,
चलो नेक्स्ट हम आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हम आ रहे हैं, है ना। तो देखो बेटा, नाम से ही क्लियर है। क्या क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत डिस्टर्ब करता है। इंडक्टिव इफेक्ट, मान लो कि आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो और आपके साथ जो कोलीग है, जो आपके रूममेट है, उन सबका नेचर एक तरह का है ना। सबका नेचर एक तरह का है, तो वहां पे कोई इंडक्शन डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी रूम में रह रहे हो और दो बंदे एक नेचर के हैं, एक बंदा अलग नेचर का है, मतलब मान लो अगर दो स्टूडेंट पढ़ने वाला है और एक स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाला है, घूमने वाला है, मस्ती करने वाला है, तो दो चीजें हो सकती हैं। ये दो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उसकी तरह हो जाए, ये या जो जो नहीं पढ़ने वाला है इनके इंडक्शन में आके इनकी तरह हो जाए। तो इसी को आप बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे स्टडी करते हैं? एग्जाम्पल से। देखो आप सामने एग्जाम्पल देखे आप, ये कार्बन है ऐसे, ठीक है, ये कार्बन की चेन है, दिख रहा है। अब आप ये बताओ, आप ये बताइए कि यहां पर क्या सारे कार्बन एटम, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में थोड़ा जानते हैं, कार्बन नॉन मेटल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यहाँ पर एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जुड़ा हुआ है। इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। मतलब कोई कार्बन एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। मतलब पूरे ऑल अलोंग द कार्बन चेन कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप नहीं हुआ। दूसरा देखो आप, इसको देखो आप। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब क्लोरीन नहीं था तो सारे कार्बन एक तरह से थे, लेकिन क्लोरीन के आते ही, क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, अब ये कार्बन और इस कार्बन में अंतर हो गया। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से बढ़ गई। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से बढ़ गई तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों के कंपेयर में इसके ऊपर नेगेटिव आया और इसके ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आपको दिख रहा है कि जब क्लोरीन नहीं था तो इस कार्बन चेन में, इस पूरे कार्बन चेन में कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं थी। लेकिन क्लोरीन के आने की वजह से ऑल अलोंग द कार्बन चेन पोलैरिटी डेवलप हो गई। और इसी पोलैरिटी का जो डेवलपमेंट होता है, इसी को तुम क्या नाम देते हो? इंडक्टिव इफेक्ट। कारण क्या है? ये क्लोरीन है। कारण क्या है? ये क्लोरीन एटम है ना। तो जब क्लोरीन एटम नहीं था, जब क्लोरीन एटम नहीं था तो, जब क्लोरीन एटम नहीं था तो ऑल अलोंग द कार्बन चेन कोई भी चार्ज का, मतलब चार्ज डेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्लोरीन को लगाया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑल अलोंग द कार्बन चेन एक पोलैरिटी डेवलप हुई। इसी को हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। अब आप देखो, ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पोलराइजेशन की जो चेन बन रही है, किसके कारण बन रही है?
ड्यू टू क्लोरीन एटम। तो अगर हम क्लोरीन एटम से दूर जाएं तो ये जो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो धीमे धीमे कम होते जाता है। तो हम कहते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको बोलते हो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन और ये डेल्टा कार्बन। तो डेल्टा कार्बन के बाद जो पोलराइजेशन होता है वो लगभग जीरो हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, है ना। अब ध्यान देना डिफिनेशन पे, पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अनदर बॉन्ड। यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो पोलराइजेशन डेवलप हो रहा है वो क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में पोलराइजेशन है, क्लोरीन को हटा दो खत्म हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल क्लोरीन है। तो डिफिनेशन क्या देते हैं? पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अनदर बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। सरल भाषा में बोले तो इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट अकर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस via sigma electron, and effectiveness of inductive effect decreases as we move away from the source atom। मतलब डिस्टेंस जैसे से दूर हम जाते जाएंगे क्लोरीन से, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? कम होते जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। पहला परमानेंट इफेक्ट है, दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो ये राइज होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑपरेट करता है। और चौथा पॉइंट क्या है? जैसे से हम दूर होते जाएंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट की इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। क्लियर? जल्दी बोलो, ये 4 पॉइंट हैं। सही है, ये 4 पॉइंट है, समझ में आ रहा है? चलो, हाँ जी। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, क्या होता है ये। ठीक है, अब देखो आप सामने इधर, इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। लेकिन कैसे हमें पता? हम कैसे पता करेंगे? हमारे सामने एक एटम रख दिया गया तो हम कैसे पता करेंगे? तो ये हम नहीं पता करते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू होता है हाइड्रोजन एटम। जो भी एटम है या जो भी ग्रुप ऑफ एटम है, अगर हमें उनकी प्लस आई इफेक्ट देखना है तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम हाइड्रोजन एटम से जोड़ देते हैं। अगर ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। मतलब अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो प्लस आई इफेक्ट, और अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर रहा है। सिंपल सा रीजन ये है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप, अब देखो आप, जैसे प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट में कोई भी एटम को अगर आप जोड़ोगे किससे? हाइड्रोजन एटम से, तो ये हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब डिफरेंट एटम को अब अगर डिफरेंट एटम को हम हाइड्रोजन के साथ अटैच करते हैं, तो एक सीरीज बनती है प्लस आई इफेक्ट का। वो ऑर्डर आपको याद करना है क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या होता है देखो आप, कौन सी सीरीज बनती है, कैसे बनती है, देखो आप सामने। तो ये सीरीज इस तरह बनती है कि सबसे ऊपर इसमें होता है CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस, देन CO माइनस, देन R3C, R2CH, RCH2, RCH2 के बाद क्या आएगा? CH3, TDH। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है।
ठीक है, ये हाइड्रोजन की क्या है, आइसोटोप है। अब इसका मतलब अगर मान लो हमारे पास ये तीन है ना, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया टी से, ट्रिटियम से, फिर ड्यूटेरियम से, फिर हाइड्रोजन से, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रिटियम का प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। नंबर ऑफ कार्बन है, आर मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब अगर सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। देखो यहां पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस C। अगर इसको देखोगे तो हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल, CH3 का होल ट्वाइस CH, यहां पर RCH2 क्या हो गया, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए साइक्लोहेक्साइल का प्लस आई इफेक्ट साइक्लोपेंटाइल से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा किससे, साइक्लोब्यूटाइल से। ये याद रखने वाली चीज है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, ये आपको याद रखना है, ये सीरीज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो बेटा। हाँ जी, सबसे पहले CT3 का होता है, फिर CD3 का होता है, फिर CS3 का होता है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। देखो ये नीचे हो जाएगा, देखते नहीं उधर, आप बच्चों का आ रहे हैं हमेशा, वही बोलना, क्या करूँ बताओ। देखो अपने आप गिर जा रहा है, कुछ हुआ भी नहीं है। हाँ भाई, तो ये मैंने आपको बताया प्लस आई इफेक्ट। अब कुछ ऐसे एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनको अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच किया जाए तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। कैसे, देखो आप, देखो बेटा, ये ऑर्डर होता है किसका, माइनस आई इफेक्ट का, है ना। तो ये ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है, एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है ये ऑर्डर, ठीक है। चलो, दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन की यहाँ पर देखो आप 4, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो माइनस आई इफेक्ट है क्लोरीन या ब्रोमीन से क्या है, या आयोडीन से क्या है, ज्यादा है। अब आप जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, आर की जगह अल्काइल ग्रुप ले लो, मतलब OCH3 ले लो, तो इसका माइनस आई इफेक्ट OH से क्या होता है, ज्यादा होता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है इसका, OH से ज्यादा होता है।
इसी तरह अगर मान लो तुमने यहाँ पे CHO लिया और कीटोन लिया CH3, तो याद रखना है एल्डिहाइड का माइनस आई इफेक्ट कीटोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर देखो आप, CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस C और NH2 है, तो ये कार्बन जो होता है जब sp हाइब्रिडाइज होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट NH2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए देखो ये CS ट्रिपल बॉन्ड C है, CS2 डबल बॉन्ड CH है और CS3 CH2 है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, माइनस आई इफेक्ट का। क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। मतलब जो sp कार्बन एटम होते हैं या जो sp एटम होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर है, क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने मैंने यहाँ पर वही ग्रुप लगाए हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं, हम सबको याद भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो चीजें पूछी जाती हैं वो आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। AR का मतलब होता है एराइल ग्रुप। एराइल मतलब एरोमेटिक रिंग, मतलब यहां पर हम क्या ले सकते हैं, फिनाइल, ऐसा भी हो सकता है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें आप, इसका स्क्रीनशॉट लें। जी हाँ, sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसीलिए जो एल्काइनिक कार्बन होते हैं, जो एल्काइनिक कार्बन होते हैं उनका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। जो एल्काइनिक कार्बन होते हैं उनका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो जल्दी करो बेटा। चलिए बेटा, तो ये मैंने आपको बताया प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता क्या है ना। अब थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ध्यान बोर्ड की तरफ रहेगा। देखो आप, देखो आप सामने, मान लो तुम्हारे पास कोई एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, या कोई एटम है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हम चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें। तो याद रखना, जब भी किसी एटम के ऊपर हम चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक ही दिन में आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के स्पॉन्टेनियस सारे एक्सरसाइज मिल जाएं और टीचर बोले कल करके लाओ, मतलब आपके ऊपर लोड बढ़ा दिया गया, कर पाओगे क्या, नहीं। लेकिन अगर मान लो काम बारी बारी से दिया जाए तो आराम से कर लोगे आप। तो जब भी चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जब भी, इसको मैंने वो नीचे कर दिया इसीलिए, जब भी चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब भी चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब देखो दूसरा आइटम है, या ऐसे समझो कि आपको जो काम दिया गया वो बारी बारी से दिया गया, काम को डिस्पर्स कर दिया गया। मैंने बोला कल करके लाना, फिजिक्स वाले सर ने बोला आप जो है 2 दिन बाद करके लाना, बायो वाले, जोलॉजी बॉटनी वाले सर ने बोला हाँ टाइम ले दो, 2-2 दिन बाद लाना। मतलब जो काम था, जो वर्क था, चार्ज था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिस्पर्स कर दिया गया। तो हमेशा जब चार्ज का डिस्पर्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, वेन ओवर देयर इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो आप, ये HA है ना, इसको नाम दिया जाता है एसिड का, क्योंकि आपने पढ़ा है ये H+ दे रहा है। तो जो भी सब्सटेंस H+ देते हैं, H+ रिलीज करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, एसिड का। उनको हम क्या नाम देते हैं, एसिड का। ठीक है, अब अगर ये एसिड है
तो ए माइनस क्या है? कंजुगेट बेस है ना? देखो आप, एच ए ने एच प्लस दिया, ए माइनस दिया, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये ए माइनस बहुत ही खुश है, ये अपने ऊपर रखे नेगेटिव चार्ज को आसान बियर कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसको है। एच, लेकिन एच के पास बेचारा एच, आप जानते ही हो कि हाइड्रोजन को ईश्वर ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, और वो भी इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ए माइनस ले गया। परेशान, हैरान, ये घूमते हुए आया एच एच प्लस ए के पास, क्या बोला? मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे दोस्ती करोगे? ए को कोई चिंता नहीं है, वो बोला नहीं, जो नेगेटिव चार्ज है मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब मैं तुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो उसने आंसर दिया कि नहीं, तू जा, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। और जब ए माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये स्टेबल था, है ना, ये स्टेबल सिस्टम है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, तो क्या हुआ? ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गया। और जैसे ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हुआ, हमने इसको क्या नाम दे दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना? तो कोई भी एसिड जब आप रिलेटिव कंपेयर करते हो, जब रिलेटिव कंपेयर करते हो, कहते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है ना? तो वो कैसे कंपेयर करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, कि जो कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है, इस बात पे डिपेंड करती है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो आप, ये HB है, इसको भी मैंने डिसोसिएट किया, तो हमें क्या मिला? H प्लस और B माइनस। ये B माइनस भी कंजुगेट बेस है, क्या है? कंजुगेट बेस है, किसका? HB का। ये भी एसिड है, लेकिन ये B माइनस जो B है बहुत ही कमजोर है, ये अपने ऊपर रखे नेगेटिव चार्ज को संभाल नहीं पा रहा है, परेशान है, बहुत ही हैरान है। ये भी क्या है? H प्लस, परेशान है, बहुत ही हैरान है। अब ये H प्लस घूमते हुए B के पास पहुंचा, पूछा क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तो B ने क्या जवाब दिया? B माइनस ने क्या जवाब दिया? वाई नॉट, क्यों नहीं, है ना? भाई ये भी दिक्कत में था, ये भी दिक्कत में था, दोनों ने क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। और जैसे ही दोस्ती हुआ, ये रिएक्शन क्या हुआ? वापस लौट गया। और जैसे ही रिएक्शन वापस लौट गया, ये क्या कहलाया? ये कहलाया वीक एसिड। मतलब अगर हम किसी भी कंपाउंड को बोल रहे हैं वीक एसिड, तो इसका मतलब है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? उसका कंजुगेट बेस अनस्टेबल होता है, ये याद रखना। समझ में आ रहा ना? हमेशा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस पे, वो जो कंजुगेट बेस हमें दिया गया वो कितना स्टेबल है। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है तो एसिड क्या होता है? वीक होता है। अगर कंजुगेट बेस अनस्टेबल है तो एसिड क्या होता है? सॉरी, कंजुगेट बेस अनस्टेबल है तो एसिड क्या होता है? वीक होता है। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है तो एसिड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ये याद रखना है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बेस के बारे में। तो देखो बेटा, बेस और न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों का डेफिनेशन सेम होता है। इन दोनों का डेफिनेशन क्या होता है? सेम होता है। देखो आप, क्या डेफिनेशन होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल का? बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, साथ में इनके पास ये एक लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है जिसको ये डोनेट कर सके। डेफिनेशन क्या है? ए बेस और न्यूक्लियोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस having complete set of octet and plus it contain either lone pair electron or negative charge for donation. अगर मान लो किसी सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको हम बेस नहीं बोलेंगे, उसको हम बेस नहीं बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें
क्लासिफाई करो कि इसमें बेस कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि मीथेन और BS3। देखो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो लोन पेयर है ना तो नेगेटिव चार्ज है, तो ना तो ये बेस है ना तो न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह BS3 जो है ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको हम ना तो बेस की सीरीज में रखेंगे ना तो न्यूक्लियोफाइल की सीरीज में रखेंगे। बाकी ये सारे सब्सटेंस, इन सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है और इन सभी के पास या तो लोन पेयर है डोनेशन के लिए या तो नेगेटिव चार्ज है किसके लिए, डोनेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें बेस और की डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए कि ये होते क्या है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, जैसे हमने बात की थी एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो जैसे हमने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। इसी तरह यहां पर जो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी बेस, उसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या उसके पास जो नेगेटिव चार्ज है, कितनी आसानी से H+ को दे रहा है, कितनी आसानी से उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, है ना। डेफिनेशन याद रखनी है, कोई भी सब्सटेंस अपने पास रखे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को कितना आसानी से H+ को दे रहा है, उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ डिफाइन करेगा। आसानी से दिया स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं दिया वीक बेस। अब आप देखो सामने, ये स्टेबल है ना, आराम से सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को, सोचने वाली चीज है ये, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को H+ को दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो कैसा बेस कहलाएगा, वीक बेस की स्ट्रॉन्ग बेस, जल्दी बोलो कैसा बेस कहलाएगा, वीक बेस की स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ वीक बेस कहलाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा बेस हो गया, वीक बेस। अब नीचे आते हैं, देखो इसको, बी के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। घबराया था, परेशान था, हैरान था, समझ गया था कि हमारी जिंदगी अकेले नहीं कटेगी, इसको किसी सहारे की जरूरत थी। सहारा कौन मिला, H+। इससे दोस्ती किया, इससे दोस्ती किया कैसे, अपने नेगेटिव चार्ज को शेयर किया, नेगेटिव चार्ज को शेयर किया तो H+ चिल्लाने लगा कि हे बी आप बहुत अच्छे बेस हो, मजा आ गया आपके साथ दोस्ती करके। तो H+ ने बोला यहाँ पर कि तुम बहुत ही गंदे बेस हो, तुम वीक बेस हो। H+ ने बोला यहाँ पर, अरे बी तू तो बहुत ही स्ट्रांग बेस है। पूछा कैसे, बोला तूने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे साथ शेयर की है ना, तो ये क्या हो गया, स्ट्रांग बेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है, H+। इसने दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस, इसने नहीं दिया तो वीक बेस। तो देखो आप, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द बेस एंड वीक बेस इज स्टेबल। वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर अनस्टेबल। आपको कोई चीज मैंने रटाया नहीं है, सब चीज बोर्ड पे दिखाया है, प्रूफ किया है। बोलो बेटा, सही है, सही है, यस बिल्कुल सही बात है, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा ना। अब सोचो, देखो आप सामने, क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे हम बाद में। अगर मान लो यहां पर A- के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पहले ही से नेगेटिव चार्ज है, बेचारा परेशान है ना, नेगेटिव चार्ज है, परेशान है, आप इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, डिस्पर्स करेंगे, स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इस A- की स्टेबिलिटी बढ़ाते जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी कम करते जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी।
क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? सब चीजें दिख रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाओ, और एसिडिक स्ट्रेंथ घटाना है तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाओ। हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाओ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, हमें इलेक्ट्रॉन देना है। तो अगर इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाओगे तो H प्लस खुश होगा, और मुझे और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मुझे और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ मेरी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ गई, ये तो मुझे खूब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है ना? तो H प्लस बोल रहा है तुम तो बहुत अच्छे बेस हो, तुम तो बहुत अच्छे बेस हो, और ये समझ रहा है कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप मेरे साथ लगे हैं तो मेरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ती जा रही है। यहीं से देखो सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं होती है ना? तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। देखो सारी चीजें यही से दिख रही हैं। दिख रही है कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो, समझने वाला है। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो चीजों को फिर क्या कहा जाता है स्टूडेंट से, रटो फिर। अब चीजों को दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो, समझ के आगे बढ़ो, रट के आगे बढ़ो। अब आपको कैपेबल होना पड़ेगा। अब बोलो नहीं हम समझ भी नहीं सकते, रट भी नहीं सकते हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ही, है ना? मैंने आपको समझा दिया, आगे की क्लास में समझाऊंगा भी रटाऊंगा भी। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा आप। चलो बेटा जल्दी करो। हाँ बेटा सुपर, ओके, थैंक यू। चलो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए। सारी चीजें यहीं से निकलेंगी। प्लस आई इफेक्ट वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे क्योंकि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम कर देंगे। माइनस आई इफेक्ट वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन का देना, प्लस आई जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये खूब इलेक्ट्रॉन देगा, तो कहलाएगा H प्लस, खुद बोलेगा तुम तो बहुत अच्छे बेस हो। माइनस आई इफेक्ट वाले जुड़ेंगे बी माइनस के साथ, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, H प्लस बोलेगा अब तू पहले जैसा नहीं है, तो तू इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, तो तू गंदा बेस हो गया, वीक बेस हो गया। तो वो सारी चीजें यहीं से दिख रही हैं। सही है ना? चलो मिटा रहा हूं। चलो बेटा, तो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, लेकिन ये लोकलाइज्ड इफेक्ट है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दो एटम के बीच में फिक्स नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की। पाई इलेक्ट्रॉन तो नेचर का बहुत ही चंचल होता है ना? स्थिर रहता ही नहीं है, उसका मन करता है मूवमेंट करने का, कभी इधर मूव किया कभी इधर मूव किया, है ना? बस उसको जगह मिलनी चाहिए। तो अगर मान लो दो एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस एटम के बगल में जो बगल में एटम है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, आइदर पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल। तो पाई इलेक्ट्रॉन बोलता है कि चलो भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बताओ जल्दी से? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। तो अगर मान लो इस पाई इलेक्ट्रॉन के बगल में जो एटम है वो sp3 है, तो इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली है क्या? नहीं खाली है। और ऑर्बिटल खाली नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन चुपचाप पड़ा रहेगा, सोता रहेगा। लेकिन अगर बगल में जो एटम है वो sp2 है ना? sp2 है, तो एक वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है, तो वो इनवाइट कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को, आ डांस कर, आ डांस कर। तो तुम क्या नाम दोगे? रेजोनेंस का। और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बेचारा, जो बहुत ही सीधा था, उसको भी दिख गया क्या? पाई वैकेंट पी ऑर्बिटल। वो बोला मैं भी डांस कर लूं, बोला कर लो। तो जब वो डांस किया तो तुमने क्या नाम दिया? तुमने नाम दिया हाइपर कंजुगेशन का। तो यही से कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस एंड delocalization of sigma electron is hyperconjugation. Condition necessary
बगल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डांस तभी करेगा जब उसके पास क्या हो, स्पेस हो, और स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल है तो ही रेजोनेंस होगा, तो ही हाइपर कंजुगेशन होगा, ये आपको याद होना चाहिए। और ये वैकेंट ऑर्बिटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते कहाँ हैं बताओ? वैकेंट ऑर्बिटल मिलते हैं एल्कीन में, कार्बोकैटायन में और फ्री रेडिकल में, है ना? अरे नहीं, यही तो वैकेंट ऑर्बिटल रखते हैं, क्योंकि जब कार्बन sp2 होगा तो या तो एल्कीन होगा, या तो कार्बोकैटायन होगा, या तो फ्री रेडिकल होगा। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है, पहली चीज। अरे समझ में आ रही है? तो आपको दिमाग में रखना है। चलो बेटा, अब ये बताओ, अगर मान लो डांस हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी डांस कर रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डांस कर रहा है, तो डांसिंग किसकी अच्छी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की? जल्दी बोलो। पाई इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में डोमिनेटिंग कौन हुआ, रेजोनेंस। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो लोकलाइज्ड इफेक्ट है। हमें हेल्प चाहिए, हमें हेल्प चाहिए, और कोई मेरे पास स्वयं उपस्थित हो सामने हेल्प करने के लिए, तो मैं बोलूंगा नंबर 1। आ रहा है दूसरा भी रास्ते में है, मैं बोलूंगा नंबर 2। और तीसरा मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है दूर से, हाँ हेलो हाय हेलो मैं आ रहा हूँ वेट करो। अरे ये तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, आ थोड़ी ना रहा है, वो तो लोकलाइज्ड है, वो तो अपनी पोजीशन फिक्स है। बस मुझे जो है दिलासा दिया जा रहा है कि हाँ मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट नंबर 3 पे है। अब चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करता है, जल्दी आएगा, मैं बोलूंगा बेस्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है रास्ते में, सेकंड पे। इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड पे। तो जब भी इन तीनों इफेक्ट के बीच में कोई अगर कंपटीशन होगा, तो आप सबसे पहले नंबर किसको दोगे, रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है बेटा, ये बात हो गया। तो ये तो मैंने बोला आपको, ये तो मैंने बताया आपको। जल्दी बोलो। हाँ जी, रेजोनेंस, RESO रेजोनेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखो भैया, जल्दी देखें आप। आपके ही क्लास में माइक की दिक्कत आती है, बगल वाले क्लास में माइक की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें कुछ ढीला है, ये माइक ऊपर नीचे होता रहता है, मैंने बोल दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए मैंने ये नीचे कर दिया है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को आवाज आ रही है, आवाज सही आ रही है बेटा आप लोगों को? यस या नो में जवाब दें, माइक। हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं, यस यस यस, है ना? बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है मोबाइल कभी कभी जो है ना पुराना हो जाता है तो आवाज कम आती है। जैसे मेरे पास भी घर में 4-5 मोबाइल है, तो 1-2 मोबाइल में जो आवाजें कम आती हैं, है ना, तो ये भी इशू हो सकता है, थोड़ा देखें, वॉच करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे। ये तो मैंने समझाया आपको, तो देखो बेटा आप जल्दी से। देखो, जो कार्बन एटम होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2 होता है, सॉरी 2p, हाँ 2s2 2p2 होता है। एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें तो 2s1 2p3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेंजीन की, है ना? बेंजीन देखो ऐसे है, हर कार्बन जो है sp2 है, तो हर कार्बन अगर sp2 है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी, इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन बड़ा चंचल, इसको मन किया डांस करने का, बगल में बोला इस कार्बन से, क्या तेरे पास खाली वैकेंट पी ऑर्बिटल है? इसने बोला हाँ है। बोला कैसे? बोला मैं sp2 हूँ, मैं तो हमेशा एक पी ऑर्बिटल खाली रखता हूँ। तो बोला मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ? बोला कर सकते हो। बोला आ जाओ, दोस्ती कर लिया। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ दोस्ती कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक sp2 मतलब एक पी ऑर्बिटल खाली था, ये इसके साथ दोस्ती कर लिया। मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड हो गए, और जब डीलोकलाइज्ड हो गए तो ये डांस करने लगे, तो ये बन गया। अब ये वाला बोला कि क्या मैं तेरे साथ दोस्ती कर सकता हूँ? बोला आजा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों बेंजीन रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर पाई इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष में डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम के बीच में फिक्स नहीं है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये डीलोकलाइज्ड है ओवर द इंटायर कार्बन एटम, इंटायर रिंग। इसीलिए
आपने एक स्ट्रक्चर ये भी देखा होगा ऐसे। यहां पर ये जो रिंग है ये बताता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी दो कार्बन एटम के बीच में फिक्स नहीं है, इट इज डीलोकलाइज, है ना, बिटवीन ऑल द 6 कार्बन कार्बन एटम। अब किसी ने बोला प्रूव करो कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में फिक्स नहीं है। मैंने बोला कर लो। मैंने किसी एक स्टूडेंट को बोला कि हे बालक जा इस कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है इसको नाप किया। गया, उसने कुछ एनालिसिस की, दूसरे को भेजा इन दोनों की मेजर कर, तीसरे को यहाँ ऐसे ऐसे बोला, चौथे को ये बोला, पांचवे को ये बोला, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट को मैंने भेज दिया और बोला बॉन्ड लेंथ आप देख के आओ कितनी है। सभी के आंसर एक ही थे। सभी ने जवाब दिया कि सर बेंजीन में जो भी सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 में स्ट्रॉन्ग है, 1.39 में स्ट्रॉन्ग है। होने कितने चाहिए? कार्बन कार्बन सिंगल के 1.54, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के 1.34। लेकिन हुआ क्या, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो गई, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, है ना। ये क्यों हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई, रेजोनेंस। तो अगर ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते, ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते तो यहां पर ये सिंगल होता और यहां पर ये डबल हो जाता। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या आया? सभी इक्वल आए, मतलब ना तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ना तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेंस के कारण, इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का या कैनोनिकल स्ट्रक्चर का। और ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ये इमेजिनेशन होते हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करते तो जिस मान लो किसी स्टूडेंट ने इसको पकड़ लिया तो बॉन्ड लेंथ कितना आता? 1.54 आता। और इसको पकड़ता तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 1.34 आता। लेकिन आया कितना? कितना, चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, बॉन्ड लेंथ कितना आया? 1.39 आया। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर इमेजिनरी है, ये सोच है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? ये है, क्योंकि सारे बॉन्ड लेंथ कितने आए? 1.39 आए। इसका मतलब रेजोनेंस के कारण जो भी जो स्ट्रक्चर बनते हैं दे आर नॉट रियल, दे आर हाइपोथेटिकल। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो अब मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं रेजोनेंस के, आप ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने बताया रेजोनेंस कैसे होता है, ठीक है। मैं बोलता हूं, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है ना। स्टेबलाइज फिनोमेना क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस में जो भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे कोप्लेनर होते हैं। कोप्लेनर क्यों होते हैं? क्योंकि अगर एक प्लेन में होंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, पहली चीज। रेजोनेंस में एटम की पोजीशन फिक्स होती है, तो किसकी पोजीशन चेंज होती है? पाई इलेक्ट्रॉन की। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे ट्रू लुईस स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इन सभी ये स्ट्रक्चर इसलिए फॉर्म होते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। वो ट्रू लुईस स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसलिए फॉर्म होते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ध्यान दो आप, मान लो किसी कंपाउंड के, मान लो किसी कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। देखो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या इन चारों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है? नहीं, इन चारों का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्मेशन में बराबर नहीं होता है। समझ में आ गया? जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा। मैंने बोला कि ये सबसे स्टेबल है तो ये बोला 90% कंट्रीब्यूशन। मैंने बोला इसके बाद इसका 8% कंट्रीब्यूशन। मैंने बोला बाद इसके बाद इसका 1.5% कंट्रीब्यूशन। इस सबसे वीक ये, सबसे लेस स्टेबल ये, 0.5% कंट्रीब्यूशन, है ना। तो अगर मान लो किसी कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो चारों मिलके बराबर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं करते। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। कैसे डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी? तो याद रखना कि जो भी स्ट्रक्चर न्यूट्रल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो
और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दी जाए, 3 दे दिए जाए, 2 दे दी जाए और आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने को पूछा जाए, द स्ट्रक्चर विच इज न्यूट्रल हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। जो पहला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, अब मान लो एक दो ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें अपोजिट चार्ज है, तो अगर अपोजिट चार्ज पास पास होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, अपोजिट चार्ज दूर दूर होते हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है। अगर दो लाइक चार्ज पास पास होते हैं तो स्टेबिलिटी, अगर दो लाइक चार्ज पास पास होते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और दो लाइक चार्ज अगर दूर दूर होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी ने बोला कि सर मान लो एक ही तरह का चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो, तो क्या होगा? तो अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो स्टेबिलिटी कम होती है ना। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये पॉइंट स्टेबिलिटी के लिए आपको याद रखने हैं। क्लियर है? क्वेश्चन बाद में करेंगे कल। नेक्स्ट देखो आप, अगर मान लो किसी कंपाउंड के इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्वल, जैसे देखो बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वल है, तो इसकी स्टेबिलिटी खूब बढ़ती है, स्टेबिलिटी खूब बढ़ती है। तो जब अगर मान लो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इक्वल है, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी को खूब बढ़ाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई पेरेंट्स है, उसके दो बच्चे हैं और दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों खूब कमाई कर रहे हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख खूब पैसे कमा रहे हैं, हेल्दी हैं, सुखी हैं, तो पेरेंट एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत स्टेबल होगा। लेकिन अगर मान लो उसके दो बच्चे हैं, एक खूब सुखी है, खूब पैसे कमा रहा है, हेल्दी है, और दूसरा पैसे ही नहीं है, बीमार रहता है, तमाम तरह की बीमारियां उसको घुरे हुए हैं, हाईली अनस्टेबल है, तो पेरेंट कभी खुशी नहीं रहेगा। क्यों? वो तब खुश रहेगा एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड जब दोनों स्टेबल हो। इसीलिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हो यहां पर कि अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सभी इक्वल है, सबकी स्टेबिलिटी सेम है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे टू कैलकुलेट, टू मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो देखो भाई, तो क्वेश्चन करेंगे कल, ये मैं पॉइंट समझा रहा हूं कि जब हम ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, तो इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा? चलो, ये पॉइंट मैंने नोट में भी दिए हैं, आप नोट्स में देख लोगे आप। अब कैसे हम पहचानेंगे कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है? देखो आप, देखो बेटा, ये 5 कंडीशन है जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अगर मान लो किसी कंपाउंड में अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड हो, अवश्य ही रेजोनेंस हो करेगा, है ना। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे एटम हो और उसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, हमेशा रेजोनेंस हो करता है। जैसे देखो ये यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और याद रखने वाली चीज है कि हमेशा डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को देख के परेशान हो जाता है, उससे दूर भागता है। ऐसे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, हमेशा दूर जाएगा ऐसे, और ये इसके पीछे जाएगा। और हमेशा डबल बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज को देख के खुश हो जाता है, मतलब इसकी तरफ जाएगा। और जब मान लो डबल बॉन्ड के बगल में कोई एटम है, उसके पास फ्री रेडिकल है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो भी वो क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस की, कि कब कैसे देख के आप बताओगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
ठीक है बेटा, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है, आ रही है। चलो देखो आप सामने, देखिए बेटा सामने आप, यहां हमने पढ़ा रूल्स फॉर रेजोनेंस एंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, उसी तरह रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, और माइनस आई आर इफेक्ट, और माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट, यस है। क्या है रेजोनेंस इफेक्ट? मींस, इसका मतलब क्या होता है कि देखो आप, अगर रेजोनेंस के कारण एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो जाए, अगर रेजोनेंस के कारण एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, तो उसको बोलते हो रेजोनेंस इफेक्ट। और ये दो तरह का होता है ना। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कैसे पहचानोगे? देखो आप, इसको याद रखना है बेटा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, तुरंत चीजें दिखेंगी आपको। देखो बेटा, आपको कहीं भी ये अगर ये चार चीजें दिखाई दें, मतलब पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और उसके बगल में कोई एटम हो, उसके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो कैसा इफेक्ट होगा? प्लसम इफेक्ट। या मान लो कहीं कार्बोकटाइन हो और कार्बोकटाइन के बगल में एटम हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल में कार्बोकटाइन हो, उसके बगल में कोई एटम हो, उसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो भी कैसा इफेक्ट होता है? प्लसम इफेक्ट होता है। प्लसम इफेक्ट की तरह होता है ना। उसको प्लसम इफेक्ट की तरह ही मानते हैं। तो देखो आप, अभी मैंने आपको बताया कि बताओ, जो पाई बॉन्ड होता है वो लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को देख के उसके पास जाता है कि दूर जाता है? दूर जाता है। तो देखो, ये ऐसे गया तो ये इसके पीछे आया, ये ऐसे गया तो ये इसके पीछे आया। दिख रहा है? तो जब भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड को दिए जाए, देखो इन दोनों में दिया जा रहा है ना। जब भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कार्बोकटाइन को दिए जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाए, तो क्या नाम देते हैं हम? इसको नाम देते हैं प्लसम इफेक्ट का, प्लस आर इफेक्ट का। तो यहां पर ये देखो, कार्बोकटाइन है, इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बोकटाइन है, इलेक्ट्रॉन दिया। मैंने आपको बताया, ये दिमाग में याद रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा कि हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज लोन पेयर से दूर जाता है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। देख लो आप, अब डबल बॉन्ड लोन पेयर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे और हमेशा डबल बॉन्ड इससे दूर भागेगा। जब ये दूर जाएगा तो ये इसके पीछे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे आप? प्लसम इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, ये सर तो सर आपने सुपरफिशियल एग्जांपल बता दिए, रियल एग्जांपल दो। हमें केमिस्ट्री में टेस्ट में ये थोड़ी ना आएगा कि ये दीदी बताओ कौन सा इफेक्ट शो करता है, रियल दो। हम लो बेटा, देखो आप सामने, देखो बेटा ये बेंजीन है, यहां पर NH2 लगा दिया, लोन पेयर है। या मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, यहां पर O- लगा दिया, तो बताओ इस इसको ये डिफाइन कर रहा है और इसको ये डिफाइन कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड, बगल में एटम, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बगल में एटम, लोन पेयर, डबल बॉन्ड बगल में एटम, लोन पेयर। बोलो,
तो इन दोनों में प्लस एम इफेक्ट है, हमें हमें देख के बता देना है। अरे लोन डबल बॉन्ड, अरे लोन पेयर, प्लस एम इफेक्ट, अरे डबल बॉन्ड बगल में एटम नेगेटिव चार्ज, प्लस एम इफेक्ट। हो गया कि नहीं? रटना है क्या? रटना है क्या? ना जी, रटना नहीं है, प्लस एम इफेक्ट है। सही है सर, आप तो एक लिस्ट दे दो मुझे और ऑर्डर का, तो हमारा तो समस्या खत्म। ले लो, समस्या तुम्हारी खत्म कर दे रहे हैं। देखो आप, ये CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, ठीक है, NH2, NHR, NR2, OH, OR, PH, F, Cl, Br, I। ये प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है। क्या है ये? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ फिनाइल को छोड़कर सारे सिस्टम के पास, सारे एटम के पास, ग्रुप ऑफ एटम के पास ये सारी चीजें डिफाइंड हो रही हैं। सारी चीजें क्या हो रही हैं? डिफाइंड हो रही हैं। क्लियर है? अब देखो, अगर मान लो कार्बोकटायन है और बगल में हमने लगा दिया NH2 लोन पेयर, या कार्बोकटायन है बगल में हमने लगा दिया OH लोन पेयर, या कार्बोकटायन है बगल में हमने लगा दिया O माइनस नेगेटिव चार्ज, तो ये सभी कार्बोकटायन को क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। बगल में कोई एटम लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, तो कैसा इफेक्ट हो गया? प्लस एम इफेक्ट हो गया। तो यहाँ ये भी प्लस एम इफेक्ट की तरह ही है ना? क्वेश्चन करने में हेल्प होता है और इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो याद रखेंगे आप कि जब भी कार्बोकटायन के बगल में, कार्बोकटायन के बगल में कोई एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम इफेक्ट होता है। अरे सही है ना? चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? मिटा दिया? चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो बेटा, आप मान लो ये एनिलीन है, लोन पेयर है, तो अगर एनिलीन में रेजोनेंस हो बेंजीन के साथ, देखो डबल बॉन्ड है, बगल में एटम है, लोन पेयर है, तो बताओ डबल बॉन्ड लोन पेयर को देख के उसके पास जाएगा कि उससे दूर जाएगा? जल्दी बताइए। डबल बॉन्ड लोन पेयर को देख के उससे दूर जाएगा कि उसके पास जाएगा? क्या मैंने बताया था? दूर जाएगा। तो देखो ये दूर गया और ये लोन पेयर इसके पीछे आ गया। अब यहाँ पे कैसा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, तो ये दूर भाग गया। अब यहाँ कैसा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, तो ये दूर भाग गया। कहा मैं आपको रटा रहा हूं, मैं तो आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, है ना? तो जब इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक, दो, तीन और एक ये है, तो इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, NH2 पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम कह सकते हैं, मैंने समझा दिया प्लस एम इफेक्ट कैसे होता है। जैसे NH2 कर रहा है उसी तरह O माइनस भी करेगा, उसी तरह NH माइनस भी करेगा। ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं बेटा? बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं? सब पोजीशन पे देखो, क्या दिखा? हर पोजीशन पे बढ़ा रहे हैं क्या? अरे जवाब तो दे दिया करो। आर्थो पे, पैरा पे कि मेटा पे? हाँ वेरी गुड, सिर्फ आर्थो पैरा पे। मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो याद रखेंगे,
जब भी कोई ग्रुप बेंजीन के साथ प्लस एम इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है, मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? जब भी कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो ये याद, ये सब सारी चीजें काम आएंगी क्वेश्चन करने में, ये सारी चीजें काम आती हैं चीजों को अच्छी तरह समझने में। यही छोटी छोटी चीजें जो आपके दिमाग से लैक होती हैं, क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है। इन्हीं चीजों को तो हमें एक धागे में बांट के इसको पिरोना है, एक साथ करना है ना। और ये काम आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, ये आपको करना है। हम तो हेल्पर हैं भाई, हेल्प करते हैं, डॉक्टर तो आपको बनना है ना। हमारा काम सिर्फ हेल्प करना है और हम ये कर रहे हैं, लेकिन आप भी परफेक्शन की तरफ बढ़िए। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, बात करते हैं हम अगले कंपाउंड की। हमने यहाँ पे नाम लिया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर भी था और ये माइनस आई इफेक्ट का भी ऑर्डर था। माइनस आई के तो पढ़ चुके हैं, प्लस एम का भी यही ऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखो आप, जब भी ये हेलोजन है ना, देखो लोन पेयर है इसके पास 3, कंडीशन सेटिस्फाई। जब भी ये हेलोजन बेंजीन के साथ अटैच रहते हैं तो दो तरह के इफेक्ट्स हो करते हैं, प्लस एम और माइनस आई। अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था जब ये रेजोनेंस से पहले, कि अगर तीनों तरह के इफेक्ट लगे या दो तरह के इफेक्ट लगे तो किसको वेटेज दोगे। मैंने बोला था रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर प्लस आई या माइनस आई, जो भी हो। तो यहाँ पर जो हेलोजन है कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम और माइनस आई। तो याद रखने वाली चीज है कि जब भी हेलोजन बेंजीन के साथ अटैच होगा, इट इज ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट विच इज मोर डोमिनेटिंग। मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, वेन एवर हेलोजन इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, इट इज माइनस आई इफेक्ट विच इज मोर डोमिनेटिंग। तो अगर मान लो फ्लोरोबेंजीन है ना, और मैं पूछूं कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो आप दोनों आंसर दोगे, प्लस एम इफेक्ट सर, माइनस आई इफेक्ट सर। मैंने बोला इसमें डोमिनेटिंग कौन है, किसको आप वेटेज दोगे, तो बोलोगे सर आप बेंजीन रिंग के साथ लगा, आपने ही बताया था, तो माइनस आई इफेक्ट को हम क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, इतना क्लियर? ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, जल्दी से इसको नोट करो भाई। चलो इधर देखो आप जल्दी से, आप जो मैंने प्लस एम इफेक्ट की सीरीज दी थी अभी, उसमें एक चीज और बताया था आपको। क्या बताया था, देखो आप, OH और OR की जगह CH3 लगा दिया। अभी मैंने बताया है कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, OCH3 का, लेकिन इन्हीं दोनों में कंपेयर करो, है ना, तो प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, OH का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्योंकि ये इन चीजों से गलतियां होती हैं, इन चीजों से आप गलतियां करते हो, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। याद रहेगा, है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से, जल्दी से लो। जब भी हेलोजन बेंजीन के साथ अटैच होगा, ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट को क्या दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, प्रमुखता दोगे, इसको आगे रखोगे प्लस एम इफेक्ट की तुलना में। अदर ग्रुप रहेंगे, जैसे मान लो अगर यहाँ पर फिनॉल होता, तो फिनॉल भी जब बेंजीन के साथ जुड़ा रहेगा तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो किसको वेटेज दोगे, प्लस एम को। या मान लो एनिलीन है, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ भी किसको वेटेज दोगे आप, अभी अभी आप किसको वेटेज दोगे, यहाँ पर भी आप वेटेज दोगे प्लस एम इफेक्ट को। समझ में आ रहा है? मान लो बेंजीन के साथ O माइनस लगा हो,
तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम और प्लस आई। किसको इंपॉर्टेंस दोगे, प्लस एम को। मान लो बेंजीन के साथ क्लोरीन लगाया, किस क्या शो करेगा, प्लस एम और माइनस आई। किसको वेटेज दोगे, माइनस आई को। ये आपको चीजें याद रखनी है। तो बेटा देखो, जैसे मैंने नाम लिया ना, मैं भी चाहता हूं कि मैं जब आपसे पूछूं कि बेटा NO2, आप कूद के आ जाओ सर माइनस आई माइनस एम। मैं बोलूँ NH2, आप कूद के आ जाओ सर माइनस आई प्लस एम। मैंने बोला हेलोजन, सर माइनस आई प्लस एम। मैंने बोला OCH3, सर माइनस आई प्लस एम। मैंने बोला O माइनस, सर प्लस आई प्लस एम। मैंने बोला CN, सर माइनस आई माइनस एम। माइनस एम बढ़ाया नहीं, अब अभी बढ़ा दूंगा। तो जब ऐसा करोगे ना, तो मुझे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं कोई ग्रुप लग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्लस आई और माइनस आई, और आप अपना सर खुजा रहे हो। कैसे कैसे, मतलब पढ़ा ही नहीं आपने। क्योंकि आप LL में पढ़ रहे हो, और हो ही नहीं सकता कि LL का स्टूडेंट ये बोल दे कैसे कैसे। तो आप पढ़ के आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह चीजों को याद कर लीजिए, तो फिर क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मालूम ही नहीं है, प्लस आई प्लस माइनस आई प्लस है माइनस आई, ऑर्डर नहीं याद है, और उलझे जा रहे हो, ऐसा नहीं दिया बोला था, ये कैसे हो गया, आया समझ में? तो आपको उलझना नहीं है, जो मैं बोलते आ रहा हूँ करते जाइए, फायदा आपका होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा, है ना। और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है, हम भी जब कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ते हैं, तो चीजें धीमे धीमे क्लियर होती हैं। तो आप तो भी बच्चे हो, तो आपको भी लगना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यही तो समय है जो आपका एज है, चीजों से लड़ने का, जूझने का। हमारी एज के हो जाओगे तो चीजें फिक्स हो जाएंगी, तब आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो बेटा पढ़ने के समय में पढ़ लीजिए। चलो, दूसरा हम देखते हैं माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। देखो भाई, माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट, देखो यहां पर भी कंडीशन है, यहां पर भी कंडीशन है, बड़े ध्यान से मैं जो कंडीशन बता रहा हूं वो देखे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आप, डबल बॉन्ड हो, इसके बगल में कोई एटम हो M, उसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, और उसका रिलेशन जो है किसी दूसरे एटम Z से हो। डबल बॉन्ड वहां भी था प्लस M में, यहां भी है, M वहां भी था, यहां भी है, लेकिन अब यहां पर इसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका संबंध दूसरे एटम Z से है, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। मतलब बीच में क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और कंडीशन ये है कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। क्या ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए किसकी, Z की, किससे, M से। तो ऐसे सिस्टम क्या शो करते हैं, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। कैसे, बेटा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड की, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जेड। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। कैसा चार्ज आया यहां पर, देखो बेटा, टाइम की चिंता मत कीजिए, घर ही पे है, कहीं भागना नहीं है आपको, है। आप अभी ऑफलाइन थोड़ी नहीं चल रही है, आपको हॉस्टल जाना है ना। दिमाग लगाइए बोर्ड पे। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर डबल बॉन्ड दूर भागेगा कि पास जाएगा, जेड के ऊपर नेगेटिव, एम के ऊपर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को देख के दूर जाएगा कि पास जाएगा, पास जाएगा। देखो पास चला गया, तो क्या बन गया, देखो ऐसे बन गया एम, और ये जेड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बीच में डबल बॉन्ड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। मतलब जब आपने प्लसम इफेक्ट पढ़ा था, जब आपने प्लसम इफेक्ट पढ़ा था, तो एम ने अपने लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज को शेयर किया था, डबल बॉन्ड के साथ दिया था, तो प्लसम इफेक्ट, डोनेशन। यहां पर एमजेड मिलके खींच ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, माइनस एम इफेक्ट, है ना। माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की तरह होता है, लेकिन मोर पावरफुल होता है। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो, फिर आप अलविदा हम अलविदा, ले लो कि चीजें आपको दिखे। तो अगले क्लास में हम लोग माइनस एम इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, ऑर्डर दिमाग में आ गया, अब हम क्वेश्चन करते हैं एक साथ।
है ना। 11 में अलग अलग पढ़ा था, आई इफेक्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन क्वेश्चन। अब रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन में आप जो पढ़ चुके हो, आपके विजन पे हमने अपना प्रकाश डाल रहा है और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया है पढ़ लीजिएगा, जो कल पढ़ाना है पढ़ के आइएगा, चीजें आपको दिखेंगी, समझ में आएंगी। चलो देखो इसका आंसर, देखो ये हमने ले लिया बेंजीन और यहाँ पे लगा दिया एन डबल बॉन्ड ओ, और ये दिख रहा है कि नहीं। अब बताओ क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, कंपेयर करो जल्दी से, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। आपका आंसर आएगा हाँ है। बार बार क्या है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, अरे बेवकूफ थोड़ी ना, हम तो बहुत होशियार हैं सर। चलो, एन डबल बॉन्ड ओ, एम डबल बॉन्ड जेड, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, और फिर बोल रहे हो आप है कि नहीं, है कि नहीं, अरे मुझे मालूम है। अच्छा बताओ, जेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एम से ज्यादा, तो बताओ ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से है कि नहीं। अरे सर ये भी है, तो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम। देखो ये वाला बॉन्ड इधर गया, पॉजिटिव चार्ज ये इधर गया, पॉजिटिव चार्ज ये इधर गया, पॉजिटिव चार्ज ये इधर गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन के साथ माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो देखो यहां पर मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, आर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और मेटा पोजीशन पे नो इफेक्ट, है ना। तो इसको याद रखोगे, क्या याद रखना है, इसको आपको याद रखना है कि जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन के साथ माइनस में इफेक्ट शो करता है, सो देयर इज ए decrease in pi electron density over benzene ring, it create positive charge over ortho and para position, meta position remain unaffected। तो माइनस एम पॉजिटिव चार्ज करेगा उल्टा, प्लस एम नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा उल्टा, है ना। ये हमने पढ़ लिया, काम आपको पहले दे दिया, आज कोई होमवर्क नहीं, कल होमवर्क, कल आपको जो है होमवर्क बोल दिया जाएगा कि मॉडल क्वेश्चन करेंगे आप, पहले मैं पढ़ा लूँ, है ना। अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, जो मैं बोला हूँ कम से कम 2-3 घंटे बैठ के पूरा रिवीजन कर डालिए। मिलेंगे कल, थैंक यू वेरी मच।